हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डिसिप्लिनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, इससे जुड़ी हुई अलग अलग विचारधारा जैसे यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। इसको इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी अध्ययन शाखा है जिसमें हम देशों, संगठनों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच में संबंध, गतिविधि तथा राजनीतिक नीतियों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये एक अध्ययन शाखा है, जिसमें एक अध्ययन करने का विषय है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग देश जो है या अलग अलग जो संगठन है उनके बीच में कैसे संबंध हैं, उनके बीच में क्या बातचीत होती है तथा वो क्या राजनीतिक नीति बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम मूलभूत तरीके से अगर देखें तो इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में ऐसे देश जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, राजनीतिक नीतियों तथा संबंधों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य है विश्व स्तर पर जो भी घटनाएं हैं, विवाद हैं, उन पर आपस में अध्ययन करना। ठीक है, जितने भी विश्व स्तर पर होने वाली घटनाएं हैं, विवाद है, सहयोग, शक्ति संतुलन, इन सबको समझना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है ये बहुत व्यापक क्षेत्र है, जिसमें हम राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम सिर्फ दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में राजनीतिक नीति या संबंधों पर चर्चा नहीं करते, बल्कि इसमें हम अन्य चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं उनके बीच में राजनीतिक संबंध क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उनके समाज में कैसे लोग रहते हैं, ये सब भी हम अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। ठीक है, तथा वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए अलग अलग देश किस तरीके से प्रयास करते हैं, इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है अलग अलग देशों के बीच में आपसी संबंध। ठीक है, इसमें हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक संबंधों का, कि दो या दो से ज़्यादा देश जो है वो कैसे एक दूसरे से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, दो देशों के बीच में कैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, समझौते होते हैं, गठबंधन होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संबंध भी इसमें हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम मुख्यतः क्या जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में राजनीतिक संबंध यानी कि पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम जानते हैं आर्थिक संबंधों के बारे में, कि अलग अलग देशों के बीच में व्यापार, निवेश, आर्थिक सहायता कैसे संचालित होती है, अलग अलग देश कैसे किसी भी चीज़ का आपस में आयात निर्यात करते हैं, कौन से देश के द्वारा कौन से देश में क्या निवेश किया जाता है, व्यापार कैसा है अलग अलग देशों के बीच में, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवाधिकार के मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है कि अलग अलग देशों के बीच में कैसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ठीक है, तथा कौन से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो अलग अलग देशों में कॉमन है यानी सामान्य है। ठीक है, वो सब इसमें पढ़ा जाता है। इसके अलावा सुरक्षा संबंध के बारे में, अलग अलग देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति क्या है, कैसी सैन्य शक्ति है, किसका, कौन से देश का सैन्य बल ज़्यादा है, ये सब भी अलग अलग देशों के जो सैन्य शक्तियां हैं इन सब के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद
तथा वैज्ञानिक व शास्त्रीय विधियाँ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम अध्ययन करने की बात करते हैं तो अलग अलग विचारधारा भी सामने आती हैं। तो विचारधारा क्या है? जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद। तो देखिए, आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मानता है कि मानवता की भलाई, नैतिकता तथा सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता तथा मानवाधिकार का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आदर्शवाद मुख्यतः किस पर ध्यान देता है? ये ध्यान देता है नैतिकता पर। आदर्शवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सहयोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग मानते हैं कि अगर हमको आपस में विकास करना है, आपस में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमको क्या करना होगा? नैतिकता तथा मानवाधिकारों का ध्यान रखना होगा। आदर्शवादी जो है ये मानते हैं कि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की स्थापना होनी चाहिए ताकि विश्व में शांति तथा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब आदर्शवादी जो है ये अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना पर जोर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आप बहुत सारे संगठन के बारे में जानते होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। एंड सबसे पॉपुलर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये अलग अलग संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं तथा वैश्विक शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो आदर्शवादी मानते हैं कि ऐसे संगठन की स्थापना होनी चाहिए ताकि युद्ध की संभावना को कम किया जा सके, ठीक है। आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता ये देखते हैं। पहला है सहयोग तथा सहयोगिता। आदर्शवादी मानते हैं कि देशों के बीच में परस्पर सहयोग होना चाहिए तथा संघर्ष अगर किसी देश के बीच में आपस में संघर्ष की स्थिति बन जाए तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध बिल्कुल आखिरी विकल्प होना चाहिए। देशों को प्रयास करना चाहिए कि युद्ध को टाला जा सके, युद्ध की संभावना को खत्म किया जा सके, परस्पर बातचीत के द्वारा संघर्षों को निपटाया जा सके। तो आदर्शवादी सहयोग तथा सहयोगिता पर जोर देते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण पर ये जोर देते हैं। ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, ऐसे संगठन बहुत महत्वपूर्ण है विश्व की शांति के लिए तथा सुरक्षा के लिए तथा वैश्विक मुद्दों को बिना युद्ध के सुलझाने के लिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना होनी चाहिए। थर्ड है नैतिकता। आदर्शवादी मानते हैं कि अलग अलग देशों को नैतिकता के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। उनको स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। मतलब कि देशों को सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर विश्व के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए तथा नैतिकता की राह पर चलकर ही संयुक्त रूप से विकसित होने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं हैं। आइए अब जानते हैं यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के बारे में। आइए अब जानते हैं यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म। तो यथार्थवाद जो थी ये दूसरी विचारधारा थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए शुरू हुई। अब यथार्थवाद जो था इस विचारधारा में क्या कहा गया? यथार्थवादी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति तथा राष्ट्रीय स्वार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। वो मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करें तो जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय स्वार्थ का भी अध्ययन करना चाहिए। अलग अलग देश है जिनका अलग अलग राष्ट्रीय स्वार्थ होता है। हर देश चाहता है कि उसका देश आगे बढ़े तथा सबसे ज़्यादा तरक्की करे। इसके अलावा यथार्थवादी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का बहुत मुख्य भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी देश होते हैं वो शक्ति संग्रह के ऊपर ध्यान देते हैं। मोस्टली जो कंट्रीज़ होती हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी शक्ति बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को हासिल करना, ताकि वो ना केवल दूसरे देशों से खुद की रक्षा कर सके बल्कि दूसरे देशों को भी दबा सकें तथा समाज में सबसे ज़्यादा उन्नति कर सकें। तो इसलिए यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है इसमें मुख्य रूप से शक्ति
तथा राष्ट्र स्वार्थ के ऊपर अध्ययन किया जाता है। यथार्थवादी ये भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है तथा देशों को अपनी सुरक्षा तथा हितों की रक्षा करने के लिए स्वार्थी तरीके से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अगर देश स्वार्थी तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो दूसरे देश उनको दबा देंगे तथा उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसीलिए यथार्थवादी मानते हैं कि अगर हमको विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, विश्व में सबसे ज़्यादा विकास करना है, उन्नति करनी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की सुरक्षा तथा हितों का ध्यान रखें तथा इसको बढ़ावा दें। इसके अलावा ये देखते हैं यथार्थवादियों की मुख्य विशेषता क्या है। यथार्थवादी यानी कि रियलिज्म की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहली है शक्ति संतुलन। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो राष्ट्र हैं वो स्वार्थी होते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, इसीलिए संघर्षों की संभावना ज़्यादा होती है तथा अगर हमको उन संघर्षों की संभावना को कम करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति संग्रहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हासिल करें, क्योंकि जब कोई देश शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, तो दूसरे देश उससे लड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये जो देश है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर हम इससे लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए यथार्थवादी मानते हैं कि अगर हमको संघर्ष की संभावना कम करनी है तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हासिल करनी होगी। दूसरा है स्वार्थी प्रकृति। यथार्थवादी देशों को स्वार्थी तथा प्रतिस्पर्धात्मक मानते हैं, जो अपनी सुरक्षा तथा भलाई के लिए ही हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि जितने भी देश हैं वो स्वार्थी हैं तथा वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं तथा वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब कि वो दूसरे देशों को प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि हमको दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी है, आगे निकलना है, जिसमें वो सिर्फ खुद की भलाई तथा खुद की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, चाहे दूसरे देशों की सुरक्षा क्यों ना चली जाए, चाहे दूसरे देशों की भलाई हो या ना हो। तो इसलिए यथार्थवादी क्या मानते हैं कि जितने भी देश हैं वो स्वार्थी तथा प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। नेक्स्ट है अराजकता। यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, मतलब कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जिससे देशों के बीच में अराजकता उत्पन्न होती है। ठीक है, यथार्थवादी मानते हैं कि क्योंकि विश्व स्तर पर कोई ऐसा सर्वोच्च कानून नहीं है, कोई ऐसी सर्वोच्च सरकार नहीं है जो कि सभी देशों को नियंत्रित करे, तो इसीलिए विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो अराजकता है, मतलब कि एनार्की है, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि सभी देशों को नियंत्रित करे। तो ये यथार्थवादी मानते हैं। आइए अब देखते हैं विज्ञान बनाम शास्त्रीय विधियाँ, यानी कि साइंस वर्सेस क्लासिकल मेथड। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विज्ञान तथा शास्त्रीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए, जबकि कुछ लोग हैं जो शास्त्रीय विधि का उपयोग करते हैं। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देने वाले विद्वान जो है वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो गणितीय तथा सांख्यिकीय यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा का उपयोग करके किया जाना चाहिए। अब देखिए, 2 विधि है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल डेटा का उपयोग करना चाहिए, मतलब कि सांख्यिकीय जो जानकारी है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए कि किस देश ने कितनी तरक्की की, किस देश ने कितना विकास किया, किस देश ने कितना प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट, आयात निर्यात कितना हुआ। ये सब हमको जानना चाहिए ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अच्छे से कर सकें, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से जान सकें। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है अच्छे से तो हमको ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो वैज्ञानिक विधि है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन करने की, वो डेटा तथा सांख्यिकी के उपयोग पर बेस्ड है, आधारित है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमको स्टैटिस्टिकल डेटा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, आंकड़ों का उपयोग करके, आंकड़ों के बारे में जानकारी लेकर कि
किस देश का तरक्की का जो ग्राफ है वो कितना ज़्यादा है। ये हमको कैसे पता चलेगा, ये जानकर कि किस देश ने कितना उत्पादन किया, जीडीपी कितनी है किस देश की, ठीक है, कौन सा देश किस चीज़ का कितना उत्पादन कर रहा है, कौन सा देश है जो कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। इन सब के आंकड़ों का उपयोग करके हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि कुछ लोग हैं जो कि मानते हैं कि शास्त्रीय विधियों का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रीय विधि क्या है, ये है ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने की विधि। इसके जो विचारक हैं शास्त्रीय विधि के, वो है थ्यूसिडीज, मैकियावेली तथा कांत, ठीक है। ये 3 विचारक हैं जिन्होंने इसका विश्लेषण किया। आइए अब जानते हैं इंटर पैराडिग्म डिबेट, यानी कि अंतर पैराडाइम बहस क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अलग अलग विचारधारा के बीच में लगातार बहस होती रहती है, जिसको अंतर पैराडाइम बहस भी कहा जाता है। इसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मकता तथा अन्य दृष्टिकोणों के बीच में प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। ये जो बहस है इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कौन सा दृष्टिकोण ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा अच्छा है वैश्विक घटनाओं को समझने के लिए। तो इंटर पैराडिग्म डिबेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अलग अलग जो विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए, उनके बीच में डिबेट करना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी जो विचारधारा है, कौन सा जो तरीका है, कौन सी विधि है जो कि ज़्यादा बेहतर है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसी को इंटर पैराडिग्म डिबेट कहा जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहस करते हैं कि आदर्शवाद बेहतर है, कुछ लोग यथार्थवाद को बेहतर मानते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग वैज्ञानिक विधि को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग शास्त्रीय विधि को अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं अलग अलग विधि के बारे में। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसी को इंटर पैराडाइम डिबेट या अंतर पैराडाइम बहस कहते हैं, कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।